नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पुर्तगाल को पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम जानेंगे पुर्तगाल के बाद जो देश आए थे भारत में, जो कंपनी आए थे उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो पुर्तगाल के बाद आने वाले भारत आने वाले कौन थे? डच थे। पुर्तगाल के बाद भारत आने वाले ये डच थे। कौन थे? पुर्तगाल के बाद भारत आने वाले डच थे। डच जो है, डच से डच किन देशों के लोगों को कहा जाता था? तो डच कहा जाता था नीदरलैंड। डच कहा जाता था नीदरलैंड। क्या कहते हैं? डच नीदरलैंड। नीदरलैंड जो अभी हॉलैंड कहे जाते हैं, उनके निवासी को डच कहा जाता था। उनके निवासी को नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता था? डच। क्या कहा जाता था? डच। निवासी को क्या कहा जाता था? डच। यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता था? डच। तो डच से आने वाले प्रथम जो नागरिक थे भारत में वो थे कार्नेलिस हुटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन ऐसे करके नाम कार्नेलिस डी हाउटमैन था। ये जो थे प्रथम नागरिक थे डच के जो भारत आए थे। अब इसके बाद क्या है, डच के बारे में ज़्यादा नहीं है, डच ज़्यादा कुछ किए नहीं थे। लेकिन जो है डच कब आए थे? तो डच आए थे, डच का कंपनी जो था, डच कौन सी कंपनी स्थापना किए थे भारत आने के लिए? तो जो कंपनी का स्थापना किए थे उसका नाम था वेरिंदे पोस्ट इंडियो कंपनी। वेरिंदे पोस्ट इंडियो कंपनी यानी डच का जो कंपनी था, डच का जो कंपनी था वो ज्वाइंट वेंचर था। ज्वाइंट वेंचर मतलब ज्वाइंट वेंचर था यानी संयुक्त। ज्वाइंट वेंचर था यानी संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम था। डच से जो कंपनी आए थे, क्या नाम था कंपनी का? वेरिंदे पोस्ट इंडियो कंपनी जो थे वो ज्वाइंट संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम वैसी कंपनियों को कहा जाता है मतलब जो गवर्नमेंट भी होता है और जिसमें पार्टिसिपेशन किसी प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के जो कंपनी बनाते हैं, रन करते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उपक्रम करते हैं। यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों था। दोनों था। और डच से जो आने वाले डच जो है कब आए थे? तो डच जो कंपनी का स्थापना हुआ था, इनकी कंपनी का कब स्थापना हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था स्थापना इनके कंपनी का। 1602 ईस्वी में इनके कंपनी का स्थापना हुआ था। और आए कब थे? आए थे ही 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में ये भारत आए थे। कहाँ आए थे? 1605 ईस्वी में भारत आए। कहाँ आए? 1605 ईस्वी में भारत। और इन्होंने अपना प्रथम केंद्र जो है, डच जो है सो अपना प्रथम केंद्र जो है कहाँ खोले थे? तो प्रथम केंद्र अपना ही खोले थे मसूलीपट्टनम, आंध्रा में। डच जो है अपना प्रथम केंद्र, 1 मिनट काम में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। तो जैसे कि देख सकते हैं आज हम डच के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डच कौन थे? तो डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी कहे जाते थे। पुर्तगाल के बाद ये आए थे। और डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड में जो रहने वाले हैं उनको कहा जाता था। और हॉलैंड जो है नीदरलैंड पहले नाम हुआ करता था। अभी जो है अक्टूबर 2019 से, कब से? अक्टूबर 2019 से नीदरलैंड को जो है हॉलैंड कहा जाने लगा। अक्टूबर 2019 से नीदरलैंड ने जो है नीदरलैंड नाम को छोड़ के हॉलैंड नाम कर दिया
कार्नेलिस डी हाउटमैन है, ये भारत में आए प्रथम डच नागरिक थे। कौन? भारत में आए प्रथम डच नागरिक, भारत में आए प्रथम डच नागरिक, प्रथम डच नागरिक थे। कौन? वही कार्नेलिस डी हाउटमैन। हाउटमैन भारत में आए प्रथम डच नागरिक, प्रथम डच नागरिक। अब जो कहने का मतलब है प्रथम डच नागरिक पर, ये यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कंपनी थी, डच की कंपनी थी, एक वेरिते वो स्टीरो कंपनी, वो एक ज्वाइंट संयुक्त उपक्रम थी, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिलकर इसको स्पॉन्सर कर रहा था कि जाओ और भारत का खोज करो, व्यापार करना है उससे। तो अब हम देखें कि इस क्रम में इन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया था 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 में। कंपनी की स्थापना ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। और आए कब थे? 1605 ईस्वी में। आए कब थे? 1605 ईस्वी में। और ये इनका हेड क्वार्टर था, ये डच लोगों ने अपना हेड क्वार्टर बनाया था। कहाँ बनाया था? बटाविया। कहाँ बनाया था? हेड क्वार्टर डच का पूर्व मुख्यालय कहाँ था? पूर्व मुख्यालय डच का पूर्व मुख्यालय था, यानी मुख्यालय जो बनाया था पहले इन्होंने बनाया था बटाविया को। बटाविया को अपना क्या बनाया था? मुख्यालय। बटाविया कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। बटाविया कहाँ है? इंडोनेशिया में। फिर बाद में इन्होंने मुख्यालय बना लिया इनको, तो बटाविया के बाद इन्होंने मुख्यालय बनाया यहाँ, क्या कहते हैं, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ। बाद में कहाँ पर इन्होंने मुख्यालय बनाया? तो एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी कही जाती है, वो उसको अपना मुख्यालय बनाया बाद में। ठीक है, तो ये था। अभी हम क्या कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि डच का भारत में क्या महत्व है, भारत में क्या काम हुआ है इनके द्वारा। तो देख सकते हैं डच का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, डच जो है ज़्यादा काम नहीं किए, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि डच द्वारा किया गया इम्पोर्टेंट काम ज़्यादा पुर्तगाली थे, अंग्रेज थे, इसके बाद फ्रांसीस भी थे कुछ, लेकिन डच का ज़्यादा महत्व नहीं है। तो अभी हम देखेंगे डच का प्रभाव भारत में क्या पड़ा, डच का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। तो डच का भारत पर प्रभाव क्या है? तो भारत में वस्त्र उद्योग क्या? तो वस्त्र उद्योग, भारत में वस्त्र उद्योग के जन्मदाता डच ही थे। कौन थे? डच ही थे। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है डच के कारण ही भारत में इतनी तरक्की कर पाए, भारत में आए। अब हम जानेंगे, यही एक इम्पोर्टेंट काम है डच का। और अब हम जानेंगे क्या कि डच जो है अपना मुख्यालय क्या कहते हैं, प्रथम केंद्र भारत में कहाँ बनाया था। तो डच का पहला फैक्ट्री कहाँ बना? डच का पहला कारखाना भारत में कहाँ बना? ये दूसरा है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ बना? तो मसूलीपट्टनम में बना था। मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में आता है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। अब यहाँ क्या है, इनके पतन का क्या कारण रहा? डच के पतन का क्या कारण रहा कि ये छोड़कर चले गए? पतन का कारण, डच के पतन का कारण क्या था? तो कारण कई सारे थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण एक था डच के पतन का कि डच जो है कि अंग्रेजों के साथ उलझ गए। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ उलझ गए।
साथ में बेदारा के युद्ध में, बेदार या बेदारा के लड़ाई में उलझ गए जिसके कारण क्या हुआ, और ये बेदारा का युद्ध कब हुआ था? बेदारा का लड़ाई हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदारा का लड़ाई 1759 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे इस युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो उस समय के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से। और ये जो है बेदारा के युद्ध में डच को है दौड़ा मारे थे। तो डच हार गए। हारने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत से सारी सामान को उठा के मलेशिया चले गए। मलेशिया पर एक अधिकार दक्षिण पूर्व दिशा में अपने आप को ले जाने लगे। तो बेदारा के युद्ध में, जिसको कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में इनकी बुरी तरीके से हार गई। अब देखते हैं दूसरा कारण क्या था। तो दूसरा कारण था ये दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व कहाँ? तो दक्षिण पूर्व की ओर मलाया इंडोनेशिया पर ध्यान देने लगे। ये भी कारण था। और तीसरा कारण था कि इसने जो है डच ने इसने किसको? श्रीलंका को, डच ने श्रीलंका को, मलक्का इंडोनेशिया नहीं है, मलक्का को, मलेशिया पर भी प्रभुत्व स्थापित किया। प्रभुत्व स्थापित किया। और जब बेदारा के इसमें इनकी हार हुई तो ये वहीं पर चले गए वापस। प्रभुत्व स्थापित किया। तो डच से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं और भी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पूछे नहीं जाते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। डच का फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए। अब डच के बाद जो आए थे अंग्रेज आए थे। आप सब जानते हैं डच से पहले, अंग्रेज से पहले कंपनी की स्थापना भले ही इंग्लैंड की पहले हुई हो, लेकिन आए थे डच। बाद में स्थापना हुआ, फिर अंग्रेज से पहले आने वाले थे डच। तो अंग्रेज का इतिहास, ब्रिटिशर का इतिहास में हम आराम से पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो बाकी छोटे हैं डेनिश, इसको खत्म कर देते हैं, फिर अंग्रेज का इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो डेनिश, इससे पहले जो आए थे क्या कहते हैं अंग्रेज, लेकिन हम डेनिश के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, उसके बाद अंग्रेज का पढ़ेंगे। तो डेनिश कब आए थे? डेनिश आए थे यहाँ, क्या कहते हैं उसको, डेनिश कब आए थे? डेनिश आए थे 1616 में, 1630 में ही आए थे। 1616 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना। और आए कब थे? स्थापना आए कब थे? डेनिश आए कब थे? पहले बात तो डेनिश किस देश के लोगों को कहा जाता था? तो डेनिश डेनमार्क के जो लोग होते थे, डेनमार्क के लोगों
20 में ही 1620 में ही प्रथम कारखाना खोला था। कहाँ खोले थे? तो वैंकूवर तमिलनाडु में एक जगह है वहाँ पर। वैंकूवर तमिलनाडु में एक जगह है वहाँ पर। और दूसरा कारखाना खोला था, दूसरा कहाँ खोला था? तो दूसरा श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। बंगाल में श्रीरामपुर बंगाल में पड़ता है। तो दूसरा कारखाना बंगाल में खोले थे। ईयर जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 1620 पहला का इम्पोर्टेंट है, दूसरा का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1676 ईस्वी में खोले थे, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम कारखाना वैंकूवर तमिलनाडु में, दूसरा श्रीरामपुर बंगाल में खोले थे। और क्या कहते हैं, इनके पतन का क्या कारण, मतलब ये जो ज़्यादा कुछ किए नहीं, ये अपना कंपनी को 1745 ईस्वी में ही, क्या कहते हैं, 1745 में अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया और फिर ये निकल गए भारत से। तो इनका ज़्यादा कुछ है नहीं, चौकला लगेगा, 1 मिनट चौकलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास चौक की स्कार्सिटी है, तो जितना चौक मिला उतना ही में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि चौक खत्म हो गया है, तो इतना ही में काम चलेगा। आगे क्या है हमारा, हम सबका दुश्मन ब्रिटिश, इंग्लैंड का चर्चा। किसका चर्चा होगा? इंग्लैंड। किसका चर्चा? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में जो कंपनी का स्थापना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश से कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन से कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था स्थापना इसका। कहाँ पर? वहीं इंग्लैंड में ही हुआ था, लेकिन यहाँ कब थे? 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी, यानी शेयरिंग टाइप कंपनी थी। शेयर वाला कंपनी था। शेयर वाला कहने का मतलब इसका मालिक बहुत सारे थे। 276 के करीब, लेकिन 24 मेंबर इसमें इम्पोर्टेंट थे। इस कंपनी के शेयर को वहाँ की महारानी जो क्वीन एलिजाबेथ है, उसने भी इस कंपनी का कुछ मतलब ज़्यादा शेयर खरीदा था। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ जो है भारत भेजा, एक अधिकार इसको दिया। और एक ऐसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। इसको संचालन कौन करते थे? तो संचालन इसको करते थे डायरेक्टर्स कौन करते थे? डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे? संचालन डायरेक्टर्स करते थे, जिसमें 24 सदस्य होते थे। 24 सदस्य में एक होता था गवर्नर। कौन होता था? एक होता था गवर्नर। एक होता था डिप्टी गवर्नर।
डेप्यूटी गवर्नर, एक होता था डेप्यूटी गवर्नर, और 22 जो बचे 22 अन्य मेंबर हुआ करते थे। यही मेंबर में से कोई डेप्यूटी गवर्नर बनता था, कोई गवर्नर बनता था, कोई मेंबर रह जाता था। तो प्रथम गवर्नर जो है ईस्ट इंडिया के प्रथम गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर? थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। 1600 ईस्वी में जब एक कंपनी बनी थी इंग्लैंड की कंपनी बनी थी, तो इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का, पूर्व देश यानी भारत, पूर्व देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया। क्या दे दिया? एकाधिकार दिया। एकाधिकार और अधिकार में अंतर होता है। यानी इन 15 वर्षों के दौरान पूर्व देशों के साथ कोई दूसरा कंपनी ब्रिटेन का व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो पूर्व देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करेगा, वहां जाएगा, कुछ भी काम करेगा, लेकिन यही कंपनी से 15 वर्षों के लिए। तो एकाधिकार का यही अंतर होता है कि मोनोपोली हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब मोनोपोली हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, मोनोपोली इसलिए दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली क्योंकि एलिजाबेथ के पास भी इस कंपनी का शेयर था अच्छा खासा। तो सब कंपनी वाले गए उनको कि भैया हमको दे दीजिए, यहाँ पर क्या कहते हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार, इससे आपको भी बहुत फायदा होगा, जितना लाभ होगा आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो एलिजाबेथ बोले एकदम ठीक बात कहा है, दे दिए एकाधिकार, जाओ व्यापार करो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। तो 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया। लेकिन 1609 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आ चुके हैं, अंग्रेज भारत कब है? 1608 ईस्वी में। कब है? 1608 में। कब है? 1608 में भारत आए। 1608 में भारत आए। अब भारत आए, एक साल व्यापार तो हुआ ही था, फायदा दिखा बहुत ज्यादा। तो 1609 ईस्वी में 1609 में वहाँ के जो राजा थे, 1609 में ब्रिटेन के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए कब तक के लिए? अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया। 15 वर्ष से घटाकर अनिश्चित काल के लिए, यानी आराम से करते रहेगा, कोई समय का बाउंडेशन नहीं, एकाधिकार बढ़ा दिया। किसका? तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में आती है भारत में सबसे पहला क्या कहते हैं, सबसे पहले आने वाले जो ब्रिटिश थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1608 ईस्वी में आई थी, लेकिन इससे भी पहले अंग्रेज भारत आ चुके थे। उनका नाम था
वे उनका नाम था जॉन मिल्टन। तो भारत आने वाले जॉन मिल्टन कौन? जॉन मिल्टन भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिशर थे, प्रथम अंग्रेज। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉन मिल्टन। और ये कब चले थे? इन्होंने जो है ब्रिटिश यानी इंग्लैंड को 1511 ईस्वी में छोड़ा था। 1511 में ब्रिटेन छोड़ा। 1511 में ब्रिटेन से निकले यात्रा पर और यहाँ पर लाहौर में 1603 ईस्वी में पहुंचे। कब पहुंचे? 1603 में भारत के लाहौर में। 1603 में भारत के लाहौर में भारत 1603 ईस्वी में भारत के लाहौर में आए। कौन थे? जॉन मिल्टन। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतना हम जाने हैं। अब आगे जो है प्राइवेट कंपनी थी, थॉमस स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। अब आगे हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ कारखाना लगा था इन्होंने, प्लस आगे फिलहाल चौक का व्यवस्था करके आते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। अपने पास बड़ा वाला चौक आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे। एक सवाल बनता है, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पूरा नाम था, क्या था? गवर्नर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into East India Company, into East India Company। यही क्या था? इस कंपनी का पूरा नाम था। इसी को शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम एक था। चलिए अब मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज कब आए थे, कैसे आए थे भारत में, क्या क्या हुआ था। इसमें काफी लंबा समय जाएगा, तो इसको 2 पार्ट में बनाना चाहेंगे ताकि कोई दिक्कत न हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में जरूरत है। तो अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में आई थी, लेकिन उससे पहले ही एक कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस भारत आए 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ जाइएगा, एशियन ईस्ट के कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर, और क्या प्रतिनिधि, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर कौन आए थे? तो क्या नाम बोले थे आपको? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस द हेक्टर
जहाज से आए थे। उनके जहाज का नाम क्या था? द हेक्टर जहाज से आए। द हेक्टर जहाज से आए। द हेक्टर जहाज से आए। ये आते ही सूरत में पहुंचे। सूरत में आने के बाद ये सीधा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ थी, उस समय भारत के राजा जो नॉर्थ इंडिया में कौन थे? अकबर थे। उस समय वहाँ के राजा अकबर थे। फिर जब ये कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में, तो इस समय उस मतलब नॉर्थ इंडिया के जो राजा होते हैं उत्तर भारत के, दिल्ली सल्तनत के, वो जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर जो 1605 ईस्वी में बने थे, वो जहांगीर थे। तो ये सीधा आए, कहाँ आए? सूरत में आए। और सूरत में आके सीधे जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर के दरबार में गए और वहाँ पर बोले कि हम यहाँ से आए हैं, ऐसे ऐसे आए हैं। लेकिन जहांगीर से ये जो कैप्टन हॉकिंस थे, बड़ी चालाक थे कि सिर्फ फारसी भाषा में बात किए। यानी जो जहांगीर का मातृभाषा था, जहांगीर के जो ग्रामीण भाषा था, वो फारसी था। तो ये फारसी सीखे हुए थे और जहांगीर से जाकर वो फारसी भाषा में बात की। अभी फारसी भाषा में जैसी बात हुआ, एकदम जहांगीर को पूरा खुश हो गया कि हाँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसको जो चीज़ करता है इसको करना चाहिए। तो कैप्टन हॉकिंस सीधा कहाँ गए? कैप्टन हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में गए। कहाँ गए? सीधे जहांगीर के दरबार में गए और फारसी भाषा में बात की। और फारसी भाषा में उनसे बात की। किस भाषा में? फारसी भाषा में बात की। इससे अब आप ही बोलिए, अगर आप विदेश में जा रहे हैं, विदेश में अभी घूम रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो आप हिंदी बोलता मिल जाए, आपको कितना खुशी होगा कि हमारे देश के लोग है, हम है एकदम से। तो उसी तरीके से जब कैप्टन हॉकिंस आया था तो जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया उनको लुभाने के लिए। और जैसे ही बात किया जहांगीर एकदम खुश, भैया ये बहुत अच्छा आदमी है। तो जल्दी से जहांगीर जो है ये कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा। क्या कहा? इंग्लिश खान। ये देखो, ये तो इंग्लिश मैन है खान, यानी क्या कहते हैं ऐसा इंग्लिश जो फारसी बोलता है, इंग्लिश मैन फारसी बोलता है, खानों में सबसे अच्छा है। और क्या कहते हैं इंग्लिश खान का उपाधि दिया, प्लस 400 मनसब भी दिया इसको। क्या दिया? 400 मनसब। मनसब क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा इतिहास है, अभी बताने से क्या बात नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। इंग्लिश खान का उपाधि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को कौन दिया था? जहांगीर ही दिए थे। अब जो है फारसी भाषा में बात किए तब जहांगीर कैप्टन हॉकिंस जो है बात किया क्या करने का कि फैक्ट्री लगाने का बात किया कि अगर आप इतना ही खुश हैं हमसे तो हमको यहाँ पर फैक्ट्री लगाने दीजिए। इस सूरत में ही आए थे कैप्टन हॉकिंस। कहाँ आए थे? प्रतिनिधि बनकर 10 हेक्टर जहाज से आए। कहाँ पर? सूरत में। कहाँ पर आए? सूरत में। कहाँ पर आए? सूरत में आए। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो सूरत में आए। इंग्लिश खान 400 मनसब सूरत में आए और जहांगीर को बोले कि कंपनी यहाँ लगाने दीजिए। लेकिन ये बात तो जहांगीर राजी हो गए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ कंपनी। लेकिन उसी बीच में आप तो जानते हैं कि इससे पहले पुर्तगालियों का अच्छा खासा पकड़ था। तो पुर्तगाली जो है आके जहांगीर के कान भर दिए कि नहीं, इंग्लिश जो आदमी होता है, इंग्लैंड का आदमी अच्छा नहीं होता है, खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है। तो जहांगीर ज्ञान का बहुत कच्चा आदमी था, वो सुना तुरंत विश्वास कर लिया। तो
तुरंत अगला आदेश निकाला कि जल्दी से जहाँ जहाँ इंग्लिश मैन लिखे हटाओ इसको, बोलो कि बोरिया मिस्टर समिट के सीधे चला जाए, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगेगा। तो इसी बीच में जब जाने लगे, क्या कहते हैं, कैप्टन हॉकिंस जब जाने लगे तो 1611 ईस्वी में छोटा मोटा उसी समय 1608 में जब आए थे तब यहाँ आए थे, फिर 1608 में इन्होंने वहाँ पर क्या कहते हैं मसूलीपट्टनम में 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम केंद्र बनाया था, लेकिन अनौपचारिक था, केंद्र बनाया था। मसूलीपट्टनम को केंद्र बनाया अनऑफिशियल, लेकिन ऑफिशियली जब ये क्या कहते हैं जब जाने लगे थे तो उसी बीच में स्वैली सूरत में एक जगह है, तो वहाँ पर इनका क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस का बेस्टमैन मतलब थॉमस बेस्टमैन और जो थे अंग्रेज इंग्लैंड के, उन सबको बुलाया वापस जाने के लिए। तो जब जा रहे थे तो 1611 ईस्वी में ही क्या हुआ, 1611 ईस्वी में ही स्वैली, कहाँ स्वाली जिसको कहते हैं, स्वाली जिसको कहते हैं, सूरत नहीं है, स्वाली में पुर्तगालियों के साथ इनका जबरदस्त लड़ाई हो गया। क्या हुआ, जबरदस्त लड़ाई हो गया। क्या हो गया, जबरदस्त लड़ाई, जिसमें पुर्तगाल हार गए, जिसमें पुर्तगाली जो है हार गए। और इसका खबर जहांगीर को लगा। अब जहांगीर देखा कि भैया तो हरा दिया इसको पुर्तगाल का, यानी इंग्लैंड वाला जो है बड़ी ताकतवर है, इससे दोस्ती रखना चाहिए, इसको रखना चाहिए। फिर ऑफिशियली लेटर निकाला जहांगीर उस समय का जो भी हो कि नहीं अंग्रेज को फैक्ट्री लगाने दो यहाँ पर, बहुत अच्छा बात है। तो फिर 1613 ईस्वी में औपचारिक रूप से अंग्रेज क्या है, 1613 में प्रथम कारखाना लगाते हैं। प्रथम कारखाना सूरत में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सूरत में। प्रथम कारखाना 1613 में सूरत में लगाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 1613 में प्रथम औपचारिक कारखाना, क्या औपचारिक कारखाना सूरत में लगाए। 1611 में जो लगाए थे मसूलीपट्टनम में, ये अनौपचारिक इसलिए था क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, वहाँ पर वो बनाने नहीं दिए। तो अनऑफिशियली छोटा मोटा था, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली बहुत बड़ा लगाया गया कारखाना। तो अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा, तो 1613 ईस्वी में ये कहाँ लगा था, सूरत में ही। कहाँ लगा था, सूरत में ही 1613 ईस्वी में, ऐसा बोलना है। ठीक है, अब आगे का पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।